जन विकास महासभा एवं सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस जूलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जूलॉजी में कुछ टाइप स्टडी के बारे में शुरुआत करेंगे। वैसे तो भारतीय परंपराओं में लगभग 84 लाख योनियों स्पीशीज का वर्णन है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी तक बस 11-12 लाख स्पीशीज का जानकारी दिया है। कुछ अभी खोजे नहीं गए हैं और कुछ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लाखों वर्ष पहले पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते। फिलहाल पहले तो दो जीव जगत या किंगडम्स में बांटा जाता था लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। लेकिन 1966 में व्हाइटेकर ने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और जिसमें उन्होंने 5 किंगडम में बांटा था। पहला मोनेरा, जिसमें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आती हैं जिनमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। दूसरा प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आते हैं। तीसरा फंजाई, फंजाई इसलिए अलग किया गया है क्योंकि वो सिनोसिटिक होते थे, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते थे एक ही सेल के अंदर। और फिर बाकी वो एज सच किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। इसके बाद 1977 में कार्ल वूज ने एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने 16S राइबोसोमल आरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के आधार पर डिवीजन किया और उन्होंने जो मोनेरा था उसे 2 में तोड़ दिया। आर्ची बैक्टीरिया को एक अलग किंगडम का स्टेटस दिया और बाकी सब चीज़ें वही थी। तो पहला आर्ची बैक्टीरिया, फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। एनिमल्स को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, कई फाइलम में बांटते हैं और उसे 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक तो फाइलम कॉर्डेटा, जिसमें विकसित प्राणी पाए जाते हैं जैसे हम लोग भी हैं, और दूसरी कैटेगरी है जिसमें ना बहुत सारे फाइलम हैं। कभी कभी उसके लिए नॉन कॉर्डेटा यूज़ किया जाता है शब्द। नॉन कॉर्डेटा एज सच कोई ग्रुप नहीं है, उसमें बहुत सारे फाइलम हैं। फाइलम प्रोटोजुआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हेलमिन्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। तो पहले हम कॉर्डेटा की शुरुआत करेंगे और जो नॉन कॉर्डेट एनिमल्स हैं उसके बारे में फिर 15 जुलाई से शुरू करेंगे। कॉर्डेटा शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल बेल्फोर ने 1880 में किया था और शायद फर्स्ट कॉर्डेट एनिमल का नाम एनिक्टोजून था। ग्रीक भाषा में कॉर्डा का मतलब होता है रस्सी या स्ट्रिंग और एटा मतलब विच पजेसेस इट, जो इसे रखता है। वैसे तो रामचंद्र जी का जो रामलीला होता है उस नाटक में जो धनुष इस्तेमाल होता है उसमें जो बांस वाला हिस्सा है उसको कॉर्ड कहते हैं, CHORD, और जो ये धागे वाला हिस्सा है, रस्सी वाला हिस्सा है, उसको CORD कहते हैं। शायद इन्हीं दोनों शब्दों से डेराइव ये वर्ड है। नोटोकॉर्ड में ये वाला यूज होता है और नर्व कॉर्ड नाम में ये वाला यूज होता है दोनों एक तरह से एक स्ट्रिंग ही। अब कॉर्डेटा के 3 बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो या तो कुछ समय के लिए ही पाए जाएंगे या पूरी जिंदगी के लिए पाए जाएंगे। तो पहली बात इनमें क्या हुआ कि इनमें डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड पाया जाता है। हुआ ये कि पहले जो प्राणी थे छोटे छोटे, वो जमीन को छू करके चलते थे, तो उसमें वेंट्रल साइड पे नर्वस सिस्टम पाया जाता था। लेकिन बाद में जब बड़े हुए तो क्या हुआ कि उनमें सिर्फ हाथ पैर और अपेंडेजेज ही जमीन को टच करते थे, तो डॉर्सल साइड पे होने वाला परिवर्तन ज़्यादा प्रभावित करता था, तो नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड पे आ गया। तो कॉर्डेटा में डॉर्सल साइड पे नर्वस सिस्टम आ गया, नर्व कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड, और इसका जो एंटीरियर एंड है वो ब्रेन बनाता है। इसके नीचे एक और स्ट्रक्चर बन गया, एक छड़ जैसा स्ट्रक्चर, जिसको कि नोटोकॉर्ड कहते हैं। और ये नोटोकॉर्ड एक तो दोहरी दीवार से घिरा रहता है। नोटोकॉर्डल शीथ में 2 लेयर्स होती हैं, एक लेयर फाइब्रस होती है और एक इलास्टिक होती है। और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, तो जिसके कारण ये मजबूत भी होती हैं और बेंच की तरह से स्पॉन्जी भी होती हैं, लचीली भी होती हैं। जब एनिमल का साइज बड़ा हुआ तो उसे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की जरूरत हुई, तो इसलिए नेचर ने एक नया स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड बना दिया जो एनिमल को खड़ा रखने के लिए जरूरी था। और फिर तीसरी एक और चीज़ कि शुरू में कॉर्डेट्स का जन्म समुद्र के पानी में हुआ था। तो समुद्र के पानी में मछली जब रहती है तो क्या होता है, उसके लिए खाना खाना और पानी पीना दोनों प्रोसेसेस एक साथ ही चलते हैं। हम लोगों के लिए खाना खाना और पानी पीना 2 अलग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन मछली तो वैसे ही पानी हमेशा पीती रहती है, उसके अंदर आता रहता है
और उसी के साथ भोजन के कण भी आते रहते हैं। उसे वो छान करके अलग कर देती है और भोजन नली में भेज देती है। इस क्रिया को फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म कहते हैं। तो लेकिन अब इसमें एक गड़बड़ ये था कि पता चला कि 10 ग्राम भोजन के साथ 5 लीटर पानी एलिमेंट्री कैनाल से होकर के पास होता, तो बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन करना पड़ता और फूड का डाइजेशन भी आसानी से नहीं हो पाता। इसलिए नेचर ने एक और चीज़ किया कि यहाँ से तो पानी और भोजन दोनों एक साथ आते हैं, लेकिन यहीं पर फेरिंग्स की दीवार में खिड़की जैसा बन गया जिससे कि पानी बाहर चला जाता था और सिर्फ भोजन के कण ही आगे भोजन नली में जाते थे। लेकिन इसमें यहीं पर एक और एडेप्टेशन हुआ कि इस खिड़की जिसे फेरिंजियल गिल स्लिट्स कहते हैं, तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स में ब्लड वेसल्स का भी जो है ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो पानी की धारा में जो ऑक्सीजन आता है वो ब्लड में होकर के शरीर के अंदर चला जाता है और ब्लड से होकर के जो आने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर इस पानी की धारा के साथ होकर के बाहर चला जाता है। तो ये गिल स्लिट्स जो है रेस्पिरेशन का भी काम करते हैं। तो फिर पानी के बाहर जाने वाला एक अलग ओपनिंग होता था जिसको एक्ट्रियोपोर कहते थे, और एलिमेंट्री कैनाल से अनडाइजेस्टेड फूड जाने वाला जो एपर्चर है उसे एनस कहते थे। हमेशा एनस के पीछे वाला हिस्सा जो होता है उसी को पूंछ या टेल कहते हैं। यदि एनस टिप पर है तो उसको टेल नहीं कहेंगे, क्योंकि कई प्राणियों में ऐसा भी होता है।